नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। आज की अपनी इस वीडियो में हम भारत में जो चुनाव व्यवस्था है या वैश्विक स्तर पर जो चुनाव व्यवस्था के सिद्धांत हैं, उनको समझेंगे। लोकतंत्र की व्यवस्था कैसे काम करती है, उसको समझेंगे। भारत में जो चुनाव की प्रणाली है, उसको समझेंगे। हम यह भी समझेंगे कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है, वह किस प्रकार से काम करता है, उसकी स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है। दरअसल आपका जो यह वीडियो है, यह आपके बेसिक को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। हम चुनाव की व्यवस्थाओं को समझ लेते हैं, चुनाव के जो प्रकार है उनको समझ लेते हैं, हम बहुत डीप जाके चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कई बार उनको ही नहीं समझ पाते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बेसिक प्रिंसिपल्स को समझेंगे, जो बेसिक रूल्स हैं, उनको समझेंगे। चुनाव आयोग जैसी व्यवस्थाएँ कैसे किसी देश में काम करती है और कैसे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को बदल सकती है या पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदल सकती है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको शायद यह लगे कि यह टॉपिक मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स में भी आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। आपको चीज़ें ठीक से पता होनी चाहिए, तभी जाकर आप प्रीलिम्स में भी आंसर कर पाएँगे और प्रीलिम्स में आजकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। तो हमको बेसिक से चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी हम प्रीलिम्स में आंसर भी कर पाएँगे और जब हमारा बेसिक क्लियर होगा, तभी जाकर हम मेंस में भी लिख पाएँगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जब चुनाव की बात आती है, तो 2 टर्म की बात होती है। एक होता है आपका प्रत्यक्ष चुनाव और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव कौन-सा? जिसमें जनता जो है, वह डायरेक्ट वोट करती है और जनता डायरेक्ट चुनती है। अप्रत्यक्ष चुनाव जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वह चुनते हैं किसी को। सरल भाषा में समझते हैं। जैसे आपकी लोकसभा है, यहाँ से चुने जाते हैं सांसद। जैसे आपकी राज्यों की विधानसभा है, यहाँ से चुने जाते हैं विधायक। जैसे आपके ग्राम प्रधान हैं। हम बिल्कुल बेसिक पर जा रहे हैं। इनको चुनती है कौन? जनता। ग्राम प्रधान को जनता चुनती है। विधायक को कौन चुनती है? इसको भी जनता चुनती है। सांसद को कौन चुनती है? लोकसभा के। इसको भी जनता चुनती है डायरेक्ट। लेकिन क्या आप प्रधानमंत्री चुनते हैं? शायद आपको लगे कि नहीं हम चुनते हैं, पर व्यवस्था ऐसी नहीं है। आपके जो सांसद हैं, वह सांसद मिलकर चुनते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। यहाँ हो सकता है कन्फ्यूजन हो, यहाँ समझिए। विधायकों का चुनाव हो गया, विधायकों के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस बात को लेकर कई बार आपने सुना होगा कि डाउट है, कि कौन बनेगा? क्यों? क्योंकि विधायक ही चुनते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तो व्यवस्था यह हो गई। यह कैसी व्यवस्था है? इसमें आप सीधा-सीधा लोगों को चुन रहे हैं। जैसे सांसद को आप चुन रहे हैं लोकसभा के। विधानसभा में जो विधायक है, उसका चुनाव आप कर रहे हैं डायरेक्ट। ग्राम प्रधान जो है, उसको आप चुनेंगे। आप वोट करके चुनेंगे। एक तो यह व्यवस्था। दूसरा, जो इसके कामकाज, इसको लेकर भी वोटिंग होगी। अब यह व्यवस्था कैसी? जैसे संसद को क्या करना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना करनी है। तो क्या यह आप चुनते हैं? मतलब क्या यह आपके हाथों में है? आप कहेंगे नहीं कि डायरेक्ट हमारे हाथों में तो नहीं है, क्योंकि जो भारत की संसद है, उसमें बिल पेश होता है और बिल पेश होने के बाद वहाँ पर जो है चुनाव होता है या फिर वहाँ पर मतदान होता है या हम कहें वोटिंग होती है और उसके बाद जब बहुमत सिद्ध हो जाता है, तो उसको पास कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या जनता इन्वॉल्व है डायरेक्ट? आप कहेंगे नहीं, जनता बाहर अपने प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन वह नियम बनाने में शामिल नहीं है, क्योंकि उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेज दिए हैं, वह उसके लिए नियम बनाएँगे। अब यह एग्ज़ाम्पल किसका हो गया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। जब आपके निर्णय कोई और ले रहा है आपकी तरफ से, वह हो गया क्या? अप्रत्यक्ष। जब आप अपने निर्णय खुद से ले रहे हैं, तो वह क्या हो गया? प्रत्यक्ष। जब निर्णय लोग लेंगे खुद से, उसको कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब निर्णय उनके लिए कोई लेगा, उसको कहेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपका होगा चुनाव को लेकर। चुनाव में जैसे हमने समझा, जो आपके सांसद हैं लोकसभा के, इनका चुनाव जनता करती है डायरेक्ट। लेकिन जो आपकी राज्यसभा है, इसमें जनता शामिल नहीं होती है। राज्यों के जो विधायक हैं, वह शामिल होते हैं। इन विधायकों को किसने चुना है? आपने। तो यह भी तो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यह एग्जाम्पल है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। लेकिन अगर हमको कोर प्रिंसिपल समझना है, तो कोर प्रिंसिपल यह है कि जो भी नियम बने, उस नियम में जो आपकी जनता है, वह डायरेक्ट इन्वॉल्व। जैसे यूसीसी लाना है और यूसीसी लागू करना है या नहीं करना है, यह जनता बताए। जनता इसके लिए वोटिंग करे। अब यहाँ पर एक दिक्कत आपको समझ में आ रही हो, वह क्या दिक्कत? क्या नियम बनाने से पहले जो जनता है, उसका समर्थन आवश्यक है? डायरेक्ट लोकतंत्र यही कहता है कि अगर जनता का समर्थन है, तभी नियमों में परिवर्तन होगा। और समर्थन कैसे दिखाया जाएगा? वोटिंग के माध्यम से। जनता यह तय करेगी कि नियम बने या फिर ना बने। फिर आप कहेंगे यह प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? बहुत लंबी। अगर कोई नियम बनाना है तो पहले जनता से समर्थन चाहिए होगा और लंबी के साथ-साथ यह काफ़ी खर्चीली होगी, क्योंकि हर बार नियम बनाने से पहले
जनता से वोटिंग करानी पड़ेगी। यही समस्या है भारत में या फिर ऐसे बड़े देशों में जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है, वह इस व्यवस्था को पूरी तरीके से लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने दिक्कत समझी। इसीलिए भारत में जो लोकतंत्र का प्रकार है वह क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं मिश्रित वाला। मिश्रित मतलब हमने जो सांसद है इनको चुना है, हमने जो विधायक है इनको चुना है, हमने जो प्रधान है ग्राम का उसको चुना है। ये लोग हमारी बात रखेंगे आगे, मतलब हमने रिप्रेजेंटेटिव अपने चुने हैं, यह हमारी बातों को आगे ले जाएँगे। और एक समय अंतराल में क्या होगा, चुनाव होगा, 5 साल पे चुनाव होगा। जो हमारी बातों को नहीं रखेगा, हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा, उसको क्या करेगी जनता, हटा देगी। मतलब अल्टीमेट पावर किसके पास है? जनता के पास। शायद अंतर आप समझ गए होंगे। तथ्यों से भी हम समझ लेते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है? नागरिक जो है वह रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधा भाग लेते हैं। जबकि जनता के शासन का अर्थ मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह है कि जो सामान्य जनता है वह प्रतिनिधियों के द्वारा व्यवस्थाओं को चलाती है। तब सामान्य जनता की जो बात है वह उसके प्रतिनिधि आगे रखेंगे और उसी से व्यवस्थाएं चलेंगी। इन सब में आता है संविधान, क्योंकि व्यवस्था कैसे चलेगी किसी भी देश में वह तय होता है पहले से, और वह बात लिखी होती है कहाँ? संविधान में। और संविधान में लिखा क्या होता है? नियम कानून। जैसे भारत में संविधान है, संविधान में लिखा है कि जो लोकसभा है, जो आपकी राज्यसभा है, जो आपकी विधानसभा है, इनका चुनाव कैसे होगा, यह लिखा है संविधान में। फिर इसके लिए नियम कानून कौन बनाएगा, मतलब चुनाव के लिए नियम कानून कौन बनाएगा, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन वोट देगा, यह सारा कुछ कहाँ लिखा है? संविधान में। उस संविधान का काम यह है कि वह मूलभूत नियम बनाए, बेसिक प्रिंसिपल सेट करे किसी भी समाज का, यानी जिस देश का संविधान है उस समाज का जो नियम कानून है वह कैसे काम करेगा। इसमें कौन-कौन सी बातें हैं? जैसे वोट कौन देगा, मैंने आपको बताया। चुनाव कौन लड़ेगा, चुनाव जो होगा उसकी देख-रेख कौन करेगा। भारत में जैसे कौन है? चुनाव आयोग। प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 324 में। तो चुनाव आयोग देख-रेख करेगी भारत में कि किस तरह से चुनाव होगा। जो मतदाता है वह अपने प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, मतलब जो वोटिंग का सिस्टम है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है या उसके भी कई सारे प्रकार हैं, वह कैसे होगा? इन प्रकारों को अभी हम समझ रहे हैं। मतगणना कैसी होगी और अंततः जो चुनाव का रिजल्ट है वह किस प्रकार से घोषित होगा, किसको विजेता माना जाएगा। अब आप कहेंगे कि जो जीतेगा उसी को विजेता माना जाएगा। इसमें फिर क्या समझना है? इसमें समझना है ऐसे सिस्टम होता है, मतलब एक तरीका होता है किसी भी देश में कि किसको जीता कब माना जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक सीट या फिर एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 10,000 लोग रहते हैं। इस 10,000 लोगों के लिए 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या हुआ, जो ए व्यक्ति है इसको क्या किया, 55% लोगों ने वोट दे दिया, लेकिन जो बी व्यक्ति है इसको 45% लोगों ने वोट दिया। सामान्यतः क्या माना जाता है, जो यह 55% वाला है यही चुनाव जीत गया। इसको क्या घोषित कर दिया जाएगा, विजयी। और विजयी घोषित करने का मतलब क्या है, यह रिप्रेजेंटेटिव है जनता का, यानी जनता की जो आवाज है, जनता की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को यह व्यक्ति ऊपर ले जाएगा। तो इसने चुनाव से पहले कुछ सिद्धांत दिए होंगे, अपने बारे में कुछ बताया होगा कि यह क्या-क्या करेगा। उससे यह 55% लोग सहमत थे, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जो यह 45% से सहमत है, यानी बी से सहमत है। तो इनकी आवाज कहाँ है? यानी इनके बारे में बातें कौन करेगा? रिप्रेजेंटेटिव तो अब ए है। ए इस पूरे 100% के लिए या फिर पूरे 10,000 के लिए जिम्मेदार हो गया। लेकिन 45% लोग ऐसे थे जिन्होंने बी को चुना था। यानी बी के जो विचार थे वह 45% लोगों से मैच खाते थे। तो अब यहाँ दिक्कत है। इसके लिए अभी हम देखेंगे कि अलग-अलग व्यवस्थाएँ बनी हैं अलग-अलग देशों में। शायद हमको अपने देश की व्यवस्था पता होती है, इसलिए हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अलग-अलग देशों में अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं और वह उसके हिसाब से चलती हैं। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि देश कौन-सा है और उस देश के पास संसाधन कितने हैं, क्योंकि चुनाव की जो व्यवस्थाएँ बनेंगी, वह इनको भी ध्यान में रखकर बनाई जाएँगी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ लिया हमने, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमने समझ लिया, संविधान किस तरह से नियम कानून बनाती है, यह हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं जो चुनाव है, इसकी अलग-अलग कौन-सी व्यवस्थाएँ हैं, कौन-कौन सी प्रणालियाँ हैं, कैसे चुनाव होता है। एक प्रणाली होती है आपकी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब यह व्यवस्था क्या है? एक पूरा चुनाव क्षेत्र, इस चुनाव क्षेत्र के लिए 4 उम्मीदवार हैं और 4 उम्मीदवार ए, सी, डी हैं। मान लिया हमने यहाँ की जो जनता है वह है 1 लाख, ठीक है। 30% लोगों ने ए को चुना, 30% लोगों ने बी को चुना, सी को चुना 40% लोगों ने और डी को चुना 10% लोगों ने। तो अब जो 50% है या किसी को नहीं मिला, लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या कहता है, जो सबसे पहले आगे निकल गया है, यानी 40% सबसे आगे यही है, तो यही क्या होगा, चुनाव जीत जाएगा। इसका मतलब यह है कि 50% का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब आधे से ज्यादा लोग उसको समर्थन ना दें, तब भी वह चुनाव जीत सकता है। यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, उसको माना जाता है चुनाव का
विजेता। यही हो गया आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो यही व्यवस्था तो भारत में भी है। भारत में जो लोकसभा का चुनाव है, राज्य विधानसभा का चुनाव है, ग्राम प्रधान का जो चुनाव है, यानी तीसरा स्तर, यहाँ के जो चुनाव है, इनमें उम्मीदवार इसी तरह से विजयी घोषित किए जाते हैं। तो भारत में यही व्यवस्था है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या हो गया, या प्रथम आगमन प्रणाली क्या हो गया, जिसने सबसे ज्यादा वोट पा लिए उसी को माना जाएगा विजयी, भले ही वह 50% से कम हो। अब यह लाइन आपको क्यों याद रखनी है, क्योंकि यह लाइन पूछी गई है। भले ही 50% से कम वोट उसको मिले, लेकिन अगर वह सबसे आगे है तो उसी को माना जाएगा विजयी। व्यवस्था हमने समझ ली कि जो पूरा देश है उसको छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा जाता है। हर से प्रतिनिधि लड़ते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। भारत में यही व्यवस्था है। ब्रिटेन की जो संसद की व्यवस्था है वह भी कुछ इसी तरीके की है। इसमें क्या होता है, यह व्यवस्था काफ़ी सरल है। स्थानीय जो मुद्दे हैं उन पर फोकस किया जाता है और मजबूत सरकारें बनती हैं। मजबूत सरकारें कैसी? जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है किसी भी क्षेत्र में, वही चुनकर आता है। इससे जो सरकार गिरने का डर है, वह काफ़ी कम हो जाता है और जनता के जो विद्रोह करने की संभावना है, वह भी कम रहती है आनुपातिक रूप से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जनता ने ही चुना है, ज़्यादातर जनता ने उसको चुनकर भेजा है। लेकिन समस्या भी है। समस्या क्या है? जो अल्पमत वाले उम्मीदवार हैं। जैसा अभी हमने पीछे देखा कि जो 40% पाया था, वह तो बाहर हो गया। तो उसकी आवाज़ समाप्त हो गई या फिर उसकी आवाज़ दब गई और इसमें जो छोटी पार्टियाँ हैं, उनको खूब नुकसान होता है। वोट खराब होते हैं क्योंकि 40% वोट आपके खराब हो गए। अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जिसने 50% से ज़्यादा पा लिया, वह जीत गया और उसको विजयी घोषित कर दिया गया। या फिर अभी हमने जो पीछे व्यवस्था देखी, एग्ज़ाम्पल आप कई सारे देखते रहिए। एबीसीडी वाली, जिसने 40% वोट पा लिया था, वह विजयी हो गया था। लेकिन बाकी बचे जो 60% वोट है, वह कैसे हो गए? खराब हो गए। उनकी कोई वैल्यू नहीं बची क्योंकि 40% वाला सबसे आगे था और उसने चुनाव जीत लिया। यह भी समस्या है। लेकिन भारत जैसे देशों में यही व्यवस्था लागू है। दूसरा हम देखते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व। अब यह क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अभी हमने देखा कि एक पूरा क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र में 4 लोगों ने चुनाव लड़ा था। यहाँ यह 4 लोग नहीं होंगे। इसमें क्या व्यवस्था बनेगी? जैसे मान लेते हैं पूरा एक देश है और यह क्या है? 4 पार्टियां हैं। अब यह लोग नहीं है, मतलब प्रत्याशी नहीं है, बल्कि क्या है? पार्टी है। इस पार्टी ने, जैसे मान लेते हैं ए पार्टी ने, इसने क्या कहा, देखो ये मेरी है लिस्ट और मेरी लिस्ट में यह 10 नाम है और जब भी हम चुनाव जीतेंगे इन 10 में से आपके प्रतिनिधि बनाए जाएंगे। इसका मतलब क्या? ए पार्टी ने यह 10 नाम दे दिए। इसने कहा अगर हम चुनाव जीते तो जो यह श्याम है यह बनेगा आपका वित्त मंत्री। इसी तरीके से सारी पार्टियों ने अपनी अपनी लिस्ट बनाई। पूरे देश में होगा चुनाव। अब मान लेते हैं कि जो ए पार्टी है इसको 40% लोगों ने वोट दिया। जो बी पार्टी है इसको वोट दिया 30% लोगों ने। जो सी पार्टी है इसको वोट दिया 20% लोगों ने। जो डी पार्टी है इसको वोट दिया 10% लोगों ने। पुरानी व्यवस्था अगर होती तो क्या होता? ए पार्टी को विजयी घोषित कर दिया जाता। लेकिन अब यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं होगी क्योंकि वहां पीछे हमने समस्या देखी थी। यहाँ पर मान लेते हैं कि कुल सीटें थी 100, तो अब जो 40 सीटें हैं वह 40 सीटें मिल जाएंगी किसको? ए पार्टी को। 30 सीटें मिल जाएंगी बी पार्टी को, 30 सीटें मिल जाएंगी सी पार्टी को और 10 सीटें मिल जाएंगी डी पार्टी को। इसके बाद क्या होगा? जो आपकी ए पार्टी है इसने अपनी यह लिस्ट बनाई थी कि हम इनको बनाएंगे क्या? वित्त मंत्री। इसी तरीके से इसने नाम घोषित किए थे। तो अब 40% सीटें हैं किसके पास? ए पार्टी के पास और 40% लोगों का चुनाव ए पार्टी करेगी। यानी ए पार्टी की जो लिस्ट है इससे 40% जो स्थान है वह भरे जाएंगे। बी पार्टी को 30 सीटें मिली हैं तो यह अपनी जो लिस्ट इसने बनाई थी उससे 30 लोगों को चुनकर भेजेगी और वह 30 लोग ही रिप्रेजेंट करेंगे किसको? पार्टी को भी और जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करेंगे। अब इसमें एक समस्या आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लोग वोट दे रहे हैं किसको? पार्टी को, बल्कि किसी व्यक्ति को नहीं। मतलब जो पार्टी की विचारधारा है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति की नहीं। इससे समस्या क्या होती है? जो आपकी लोकल प्रॉब्लम है वह कहीं ना कहीं दब जाती है और क्योंकि जो आपकी पार्टी है वही लिस्ट निकाल रही है तो जो पार्टी है वह ज्यादा ताकतवर हो जाती है। तो चुनाव करवाने का एक तरीका यह भी है। पिछले वाले में हमने क्या देखा था? वोट खराब हो रहे थे। लेकिन इस वाले में हम क्या देख रहे हैं कि विचारधारा पर ही प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए जब आपने पिछला वाला देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि यह व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन जब बाकी व्यवस्थाएं आप देखेंगे तो हमारे देश में सबसे बेस्ट व्यवस्था है बाकी व्यवस्थाओं की तुलना में। लेकिन यह व्यवस्था तो भी ठीक लग रही है। इसका कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया है भारत सरकार ने भी, या भारत का जो लोकतंत्र है उसमें भी इस व्यवस्था को प्रयोग में लाया गया है। बात को हम समझ चुके हैं। पार्टी की सूची जारी होती है और उसमें से चुनाव होता है। इसमें एक बदला हुआ रूप भी हमको दिखता है।
वह क्या है? प्राथमिकता सूची वाली बात। जैसे जो आपकी ए पार्टी है, उसने लिस्ट दी कि हम इनको इनको चुनेंगे, तो यहाँ पर जो जनता है उसके पास एक अधिकार होता है कि वह प्राथमिकता सेट करे। या फिर इसको आप ऐसे समझिए, भारत में जो व्यवस्था है वहां से ज्यादा समझ में आएगी। कैसे? भारत में होता है राष्ट्रपति का चुनाव, हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। राष्ट्रपति के लिए होते हैं उम्मीदवार, मान लेते हैं 3 उम्मीदवार हैं। अब जो आपके राज्यसभा के लोग हैं, विधानसभा के लोग हैं और लोकसभा के लोग हैं, यह चुनाव में भाग लेंगे और इसके भी जो निर्वाचित सदस्य हैं, यह सब कुछ हम देख चुके हैं, यह भाग लेंगे। तो एक होती है आपकी सूची, लिस्ट होती है। अब इस लिस्ट में ए का नाम, बी का नाम और सी का नाम, तीनों का नाम है। तो राज्यसभा वाला सांसद है, मान लेते हैं एक्स व्यक्ति है। अब यह गया वोट डालने, इसने कहा कि देखो मेरी पसंद यह है, तो बी है, यह सबसे पहली पसंद है, लेकिन ए मेरी दूसरी पसंद है और सी मेरी तीसरी पसंद है। मतलब इसने क्रम सेट किया कि कौन मेरी पसंद पर पहले स्थान पर है। इसी तरीके से जितने लोग यह अपने वरीयता क्रम को बताते हैं, और जितने भी लोग होंगे वह यह बताएंगे कि किसको हम सबसे ऊपर रख रहे हैं। और बाद में चुनाव होता है, राष्ट्रपति वाले चुनाव में यह व्यवस्था हमने समझी थी, तो उसी से व्यवस्थाएं भी बनती है। भारत में इसका एक रूप दिखता है आपको, कहाँ पर? राष्ट्रपति के चुनाव में। तो जो पहली व्यवस्था थी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यह भी हमारे देश में लागू है। और जो यह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यह व्यवस्था भी हमारे देश में लागू है। कहाँ पर? राष्ट्रपति के चुनाव में हम देख पा रहे हैं। यह व्यवस्था ज्यादातर कहाँ है? या इस व्यवस्था का अगर हम एग्जाम्पल ढूंढना चाहें तो वह कहाँ है? नीदरलैंड में, इजराइल में, यहाँ पर ऐसी ही व्यवस्थाएं चलती हैं। लाभ क्या है इसका? हर वोट मायने रखता है। देख लिया हमने कि प्रोपोर्शनल उनको मिल रहा है क्या? रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कमी क्या है? प्रबंधन सरकारें बनती है, और क्योंकि जो पार्टी है उसकी विचारधारा पर ज्यादा फोकस किया जाता है, तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर कम फोकस हो जाता है। की व्यवस्था को अगर हम और डिटेल से समझे तो इजराइल में यह व्यवस्था है, मतगणना के बाद निभी पार्टी के सांसद हैं, उनको अनुपात पे सीटें दी जाती है। पूरी तरीके से हम समझ चुके हैं। भारत में क्या रूप है इसका? जो आपकी राज्यसभा है उसमें हमको यह व्यवस्था दिखती है। ऐसे जो सांसद होते हैं इनके, इसके राज्यसभा के, इनका चुनाव कौन करता है? विधानसभा। और विधानसभा का मतलब विधायक, जितने भी आपके राज्य हैं इनको एक कोटा मिलता है। जैसे मान लेते हैं यूपी है, यूपी का क्या है? एक कोटा है। यूपी में जो आपकी राज्यसभा है इसकी कितनी सीटें हैं? 31। तो 31 मेंबर चुनकर जाएंगे कहाँ से? यूपी की विधानसभा से, या यूपी के जो विधायक हैं वह चुनकर भेजेंगे। इनको वोट कौन करेगा? राज्य के विधायक। और यहाँ पर यह व्यवस्था लागू है, प्रेफरेंस दिया जाता है। और इस पूरी व्यवस्था को, यानी चुनाव में खड़ा कैसे कौन व्यक्ति होगा, वरीयता क्रम कैसे डिसाइड होगा, मतगणना कैसे होगी, इन सबको हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं ऑलरेडी। तो उसके बाद यहाँ पर प्रतिनिधि चुना जाएगा, कहाँ पर? राज्यसभा में। भारत में भी यह व्यवस्था हमको दिखती है। फिर आपकी एक होती है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम। अब यह क्या है? मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रणाली। समझते हैं इसको। इसमें दो भाग होते हैं। जैसे हमने देखा दो व्यवस्थाएं बनी, एक हमने देखा समानुपातिक और एक हमने देखा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अभी देख लिया हमने, इन दोनों का एक मिक्सअप तैयार होता है। यानी व्यवस्था क्या बनी? जो आपकी समानुपातिक प्रणाली है इसको भी रखा जाएगा, लेकिन कहाँ पर? आधे क्षेत्र में। और जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है इसको भी रखा जाएगा, कहाँ पर? आधे क्षेत्र में। यानी एक मिश्रित व्यवस्था है, दोनों प्रणालियों को फॉलो किया जाएगा। अब इसमें कैसे बनेगी व्यवस्था? एक पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को, और क्षेत्र का मतलब आप समझिए देश, इस पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। अब यह दो हिस्से कई प्रकार से हो सकते हैं। व्यवस्था यह बनी, मान लेते हैं यह यूपी है, तो यूपी के जो 75 जिले हैं, इन 75 में से व्यवस्था यह बन गई, जो 35 जिले हैं यहाँ पर होगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और जो बाकी के बचे 40 जिले हैं यहाँ पर व्यवस्था बनेगी समानुपातिक वाली। यानी एक मिक्स सिस्टम बन जाएगा, जिससे पार्टी की आवाज भी ऊपर पहुंचे और जो जनता की आवाज है वह भी ऊपर पहुंचे। तो इस तरह की व्यवस्था भी हमको दिखती है। भारत में यह प्रणाली नहीं है फिलहाल। तो आधे सदस्य कैसे आएंगे? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। और जो आधे सदस्य हैं वह कैसे आएंगे? पार्टी सूची। यह उदाहरण कहाँ पर है? जर्मनी में और फिर न्यूजीलैंड में। अब क्या होगा? दोनों बातों पर फोकस किया जाएगा, समानुपातिक प्रणाली पर भी क्योंकि उसके भी अपने लाभ हैं, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पर भी क्योंकि उसके भी अपने लाभ हैं। फिर एक व्यवस्था होती है द्वितीयक मत प्रणाली या फिर वैकल्पिक मत। क्या क्या होती है? मतदाता जो है वह उम्मीदवार को प्राथमिकता देते हैं। अभी तक क्या हो रहा था? जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है वह प्राथमिकता दे रहे हैं। जैसे तो आपके राज्यसभा के सांसद हैं, इनका चुनाव होता है। इन चुनावों में तो राज्य विधानसभा के लोग हैं वह करते हैं आपका वोट, और व्यवस्था लागू होती है प्रेफरेंस वाली। लेकिन अगर मान ले व्यवस्था ऐसी हो कि लोकसभा का चुनाव हो और लोकसभा के चुनाव में हो सांसद, तब यह चुनाव लड़ते हैं सांसद बनने के लिए, इनका भी इसी तरीके से अरेंजमेंट हो, यानी जनता के पास यह अधिकार हो कि वह अपनी प्रेफरेंस दे कि पहले नंबर पर ये व्यक्ति है, दूसरे नंबर पर बी व्यक्ति है, तीसरे नंबर पर सी व्यक्ति है। मतलब हर वोट की पर्ची में यह बात लिखी हो
कि उस व्यक्ति का या फिर उस वोट देने वाले व्यक्ति का प्रेफरेंस क्या है और फिर उस व्यवस्था को लागू किया जाए। तो यह भी व्यवस्था हमको दिखती है जिसको कहते हैं द्वितीयक मत प्रणाली या फिर वैकल्पिक मत की व्यवस्था। इसका एग्जाम्पल हम कहाँ देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। फिर एक व्यवस्था आती है आरक्षित निर्वाचन की व्यवस्था। अब यह क्या है? भारत में जो सीटें हैं उन सीटों को किया जाता है आरक्षित। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए भारत में क्या है? विविधता। इस विविधता को एक स्तर पर कैटेगराइज किया जाता है, जैसे जातियों के आधार पर जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। समस्या क्या थी चुनाव व्यवस्था में या भारत के लोकतंत्र में अपने प्रारंभिक चरण पर ज्यादा कि जो यह जर्नल वाले लोग हैं जिनको जर्नल में रखा गया था, दरअसल वह यह लोग होते थे जो प्रभावशाली थे और प्रभावशाली दो आधारों पर, एक धन के आधार पर, दूसरा बल के आधार पर। तो जो यहाँ आपके ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है या इनकी जो आवाज है वह आवाज जाती थी दब। और लोकतंत्र की व्यवस्था है भारत में, तो सबकी आवाज को मजबूत किया जाए या सबकी आवाज को सुना जाए, यह फोकस होता है। तो क्या किया गया? आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई। अब यह व्यवस्था कैसी है? मान लेते हैं 543 क्या है? लोकसभा की सीट। तो इन 543 में से फॉर एग्जाम्पल 84 क्या हुआ? आरक्षित कर दिया गया कि इसमें जो आपके एससी समुदाय के लोग हैं वही आएंगे, यानी 84 जो आपके सांसद हैं वह कहाँ से होंगे? एससी से। इनकी आवाज को यह स्पेशली उठाएंगे संसद में, इसीलिए यह व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर व्यवस्था क्या है? व्यवस्था यह है, जो देश होता है उस पूरे देश में सीटों को रिजर्व किया जाता है। और रिजर्व इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लोग मार्जिनल हैं, मार्जिनल मतलब किनारे पर है किसी, और वह किनारे पर किस वजह से है? धन की वजह से, बल की वजह से या किसी और कारण से, उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए, उनकी समस्याओं को भी सुना जाए और कोशिश यह की जाए कि किसी भी तरीके से उनको ऊपर किया जाए। ऊपर किया जाए मतलब उनका विकास किया जाए। तो आरक्षित निर्वाचन की भी व्यवस्था है। रिजर्वेशन का सिस्टम भी भारत में इसीलिए काम करता है। और यह जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, यह हमको चुनावों में भी दिखता है। सीटें रिजर्व की जाती हैं अलग अलग समुदायों के लिए। भारत में जैसे लोकसभा के लिए 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। कोशिश यह की जाती है कि जो इनका अनुपात है जनसंख्या में, सीटों के आरक्षण में भी वही अनुपात रखा जाए। मतलब एक पूरा देश है, इस पूरे देश में अलग अलग समुदाय के लोग हैं, तो कोशिश यह की जाए कि जो आपकी सांसदीय व्यवस्था है, या यहाँ पर आसानी से हम यह समझें जो आपका लोकसभा है, वहां पर इस रेशियो में इनका अनुपात है जनसंख्या में, उसी रेशियो में इनके रिप्रेजेंटेटिव भी पहुंचे। और अगर जनरल चुनाव से या सामान्य चुनाव से नहीं पहुंच रहे हैं तो रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू की जाती है और उसके थ्रू इनको पहुंचाया जाता है। यही है आपकी आरक्षण की व्यवस्था। फिर एक शब्द आता है परिसीमन आयोग। अब यह क्या है? तो यह 543 का नंबर डिसाइड हुआ है। यह कैसे हुआ है? तो एक होता है आपका आयोग। यह आयोग क्या करता है? जनगणना के बाद यह तय करता है कि कितनी सीटें होंगी। यानी परिसीमन आयोग एक व्यवस्था है जो जनगणना के बाद यह तय करती है कि जो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, इनमें जो सीटों की संख्या है वह कितनी होगी। राष्ट्रपति इस आयोग का गठन करते हैं और इसका काम यही होता है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर वह यह तय करे कितनी सीटें किसी राज्य में होंगी। आरक्षण की जो व्यवस्था है उसके लिए यह रिकमेंडेशन भी देता है। फिर है स्वतंत्र निर्वाचन। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 एक है, यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचकों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचकों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा जाएगा। अब जो आपका निर्वाचन आयोग है वह किसका किसका चुनाव करवाती है वह यहाँ पर लिखा गया है। क्या क्या? विधानमंडल का चुनाव यानी विधानसभा का चुनाव कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद का चुनाव, उनके लिए नियम बनाने का काम, उनके लिए निर्वाचन लिस्ट तैयार करने का काम, यह सब कुछ कौन करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग। और यह निर्वाचन आयोग स्वतंत्र होगा। कई तरह की इसको स्वतंत्रता दी जाएगी, यानी जो उसके अध्यक्ष हैं उनको सामान्यतः नहीं हटाया जा सकता है। उनकी नियुक्ति की जो व्यवस्था है उसको भी पारदर्शी करने का प्रयास किया जाता है। भारत में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा, यह बात लिखी है कहाँ पर? अनुच्छेद 324 एक में। इसी क्रम में हम देखते हैं कि एक होता है आपका निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष। पहले व्यवस्था यह थी कि जो आपका निर्वाचन आयोग था 1989 तक वह एक सदस्यीय था, लेकिन 1989 के आम चुनाव के ठीक पहले इसको बहुसदस्यीय बनाया गया। अब जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा और इसके जो सदस्य होंगे, यानी निर्वाचन आयोग में शामिल कौन होगा? 1989 तक व्यवस्था यह थी कि एक ही व्यक्ति होगा निर्वाचन आयोग में, यानी यह क्या होगा? एक सदस्यीय
आयोग और यह क्या करेगा? चुनाव करवाएगा। अब इसको बनाया गया बहुसदस्यीय कब? 1989 में। एक बार इसमें परिवर्तन भी हुआ, यानी 1993 में तो फिर से बनाया गया बहुसदस्यीय। हुआ क्या था? 1989 तक क्या था आपका? एक सदस्यीय। 1989 में इसको बना दिया गया, यानी उस चुनाव के लिए बना दिया गया बहुसदस्यीय। इस व्यवस्था को चुनाव के बाद समाप्त कर दिया गया, फिर से बन गया यह एक सदस्यीय। लेकिन 1993 में इसको फिर से बनाया गया क्या? बहुसदस्यीय। और अब यह व्यवस्था लागू है। अब एक होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके नीचे जो सदस्य हैं वह भी होते हैं। तो भारत में यह व्यवस्था है। इसमें भी 2023 तक क्या व्यवस्था थी? इनकी नियुक्ति होती थी राष्ट्रपति द्वारा और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। यानी जो प्रधानमंत्री है वह अपनी मंत्रिमंडल की व्यवस्थाओं से या फिर अपने मंत्रिमंडल से सलाह करके राष्ट्रपति को यह देता था रिकमेंडेशन कि इस व्यक्ति को बनाया जाए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और वह नियुक्त हो जाता था। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उसके बाद व्यवस्था यह बनी कि जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके लिए एक चयन समिति बने। इस चयन समिति में लोग हों जैसे आपका प्रधानमंत्री, लोकसभा का जो विपक्ष का नेता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश। यह तीनों लोग मिलकर भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करें। और यह केस कौन सा था? अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का यह केस था। हालांकि अभी भी यह विवाद में है, लेकिन वर्तमान में व्यवस्था यह थी जो मुख्य न्यायाधीश है की रिकमेंडेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी जगह पर एक केंद्रीय मंत्री है। केंद्रीय मंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री ने चुना है या उसको नॉमिनेट किया है। जो प्रधानमंत्री हैं वह अध्यक्ष है, मतलब एक समिति बनी है लेकिन उस समिति के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। जो मुख्य न्यायाधीश वाली रिकमेंडेशन थी की जगह है केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है उनको रखा गया है। यह लोग मिलकर निर्वाचन आयुक्त की या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, उसके नाम को रिकमेंड करते हैं। तो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और जो आपके आयुक्त होंगे, और क्योंकि अब यह बहुसदस्यीय है, उनका कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल होगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले कदम हो। लेकिन अगर इससे पहले इनको हटाना है तो यह काम करेंगे राष्ट्रपति। और कैसे? विशेष बहुमत से। यानी अगर किसी निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो संसद में बिल पेश होगा, वह बिल विशेष बहुमत से पास होगा और उसके बाद ही उस व्यक्ति को, यानी चुनाव आयुक्त को, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि इतना ताकतवर है। एक परिवर्तन हम और देखते हैं। परिवर्तन यह हुआ 1989 में। इससे पहले क्या था? तो वोट देने की एज थी वह थी 21 साल। इसको घटाया गया और इसको घटाकर कर दिया गया 18 साल। इसी समय आप देखेंगे जो आपका चुनाव आयुक्त है, या हम कहें कि जो आपका चुनाव आयोग है, इसको बनाया गया बहुसदस्यीय। ये अभी हमने पीछे देखा। तो 1989 में ही यह व्यवस्था लागू हुई। वोट देने की जो एज थी इसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। और संविधान संशोधन कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन। आपको यह तथ्य भी याद रखना होगा, कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। 1989 में ही यह बहुसदस्यीय बना था, इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह भारत में जो निर्वाचन की पूरी व्यवस्था है, उस पूरी व्यवस्था को हमने डिटेल से समझा, बेसिक उसका समझ लिया, कैसे-कैसे काम करता है और अलग-अलग जो प्रणालियाँ है चुनाव की, वह क्या है, उनको भी हमने समझ लिया है। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।